लक्ष्मण रेखा। आज प्रस्तुत है श्री उपेंद्र नाथ अश का लिखा हुआ नाटक। तो सुनिए नाटक लक्ष्मण रेखा। कौन? दरवाजा खुला है, आ जाइए। कहो, कैसी हो मोना? अरे प्रोफेसर दास, आप? प्रणाम करती हूँ। अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि ये चरण वरण छूने की औपचारिकता मत बरता करो। उम्र में तुम लोगों से मैं इतना बड़ा तो नहीं कि तुम हर बार मेरे पैर छुओ। आप हेमेंद्र के गुरु हैं और लेकिन शादी से पहले जब दो एक बार तुम मिली तब तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। आपने मेरी शादी से पहले जिस तरह मेरा पक्ष लेकर हेम का मन बना दिया था, मुझे लगा जैसे मैं आपकी बेटी हूँ। और यही कारण है, जब मैं बंबई जाते हुए यहाँ से गुजरी थी ना, और आप स्टेशन पर आए थे, तो मैं डिब्बे से उतरकर आपके चरणों में झुक गई थी। हाँ, उस क्षण मुझे लगा था तुम मेरे मित्र की पत्नी नहीं हो, मेरी बेटी हो। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ, अच्छा होता हेमेंद्र ने आपसे परामर्श न किया होता, आपने मेरी वकालत न की होती, हेम अपनी उसी चहेती से शादी कर लेते, मैं यूं तिल तिल तो ना चलती। मोना, मैं भी क्या अपना रोना ले बैठी। अच्छा बताइए, चाय लेनी या कॉफी? नहीं, मुझे चाय वाय की जरा भी इच्छा नहीं है। पहले तुम ये बताओ कि ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? जी, क्या बीत गया है पिछले 2 वर्षों में यहाँ, हैं? मुझे याद है विदेश जाने से पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ये कमरा कितना खूबसूरत लगता था। इससे कोई झाड़ता बुहारता नहीं आजकल, जिधर देखो जाले लटके हुए। जब जिंदगी को ही जाले लग रहे हों तो कमरे की कौन कहे। पर क्यों? अरे 4-5 बरस ही तो हुए हैं तुम लोगों को घर बसाए। क्या हो गया इस बीच? हेम कहाँ है? बाहर गए हुए हैं। और मोना, तुमने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है? ये कैसी सुकड़ी मुचड़ी साड़ी पहने हो, हैं? कनाडा में ही ये भनक मेरे कान में पड़ी थी कि तुम लोगों की जिंदगी कुछ ठीक से नहीं चल रही। क्यों? नहीं, पहले कुछ वर्ष तो बहुत अच्छे गुजरे, बस रचना के जन्म के बाद ही जाने क्या हो गया। अरे हाँ, कैसी है रचना? भाई अब तो बातें करने लगी होगी वो। जी हाँ। कहाँ है? सोई है क्या? नहीं, बहन आई थी, अपने साथ बनारस ले गई है। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मुझे बनारस नौकरी मिल जाए तो मैं चली जाऊँ वहाँ। बहन से कह रखा है मैंने। मैदान छोड़कर चली जाना चाहती हो? भाई साहब, जब हेम आपसे मिलकर बंबई गए थे और इन्होंने हाँ कर दी थी तो मुझे लगा था कि मेरी तपस्या सफल हुई है। लेकिन बंबई से यहाँ आने पर तो तुम लोग क्यों छोड़ आए बंबई? इतनी अच्छी नौकरी थी तुम्हारी। मैं कहाँ छोड़ आई, ये चले आए। वो शहर इन्हें बेहद क्रूर और निर्मम लगता था। कभी कुछ लिख पाएंगे, शोध कर पाएंगे, इन्हें नहीं लगता था। हाँ, यहाँ आकर बहुत शोध कर लिया ना। आदमी अपने आप को जाने कैसे कैसे भुलावे देता है भाई साहब। मैंने तो कहा था, जो लोग काम करना चाहते हैं हर स्थिति में करते हैं। बंबई में क्या शोध नहीं होता, किताबें नहीं लिखी जाती? लेकिन ये नहीं माने, और तभी इनके एक सहपाठी ने लिखा कि यहाँ जगह खाली है। आपने भी मदद की। भाई, ये जगह पाने के लिए हेम ने मुझे जिस तरह के पत्र लिखे। मैं जानती हूँ, लेकिन इनके आने के बाद मैं क्या करती वहां? त्याग पत्र देकर चली आई। 6 महीने बेकार कुंठित हुई। अब पिछले साल ही यहाँ नौकरी मिली है, लेकिन इस बीच जैसे कुछ भी पहले सा नहीं रहा। तो क्या अभी हेम ने तृप्ति का पीछा नहीं छोड़ा? या तृप्ति ने इनका? बिना आग के तो धुआं नहीं उठता भाई साहब। तो ये महज बेपर की नहीं कि पिछली गर्मियों में हेम तृप्ति के साथ खजियार के डाक बंगले में 4 दिन रहा। लोग तो ये भी कहते हैं कि दोनों शादी रचाना चाहते हैं। इन्होंने तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। हेम होता तो पूछता कि कमबख्त, अगर तेरे दिल में तृप्ति से इतना ही गहरा लगाव था तो बेचारी मोना को अपने हाल पर छोड़ देता, उसकी जिंदगी क्यों परेशान की? और अब तो बच्ची की जिंदगी का भी सवाल है। मोना,
आखिर तुम्हें कोई तो भुलावा दिया होगा हेम ने जो तुम उसकी ओर झुकी। अगर तुम्हें पहले से पता होता कि वो तृप्ति के बिना नहीं रह सकता तो क्या तुम्हारा सिर फिराता कि तुम। गुन्ने आदमी है वो। मैं उनके मन की तो नहीं जानती, लेकिन शायद वो तय नहीं कर पा रहे थे। इतने बरस लखनऊ रहे, इतना प्यार होता तो शादी ना कर लेते। भाई साहब, मुझे तो पहले पहल तृप्ति का पता ही नहीं चला। एक बार मैंने उसका पत्र पढ़ लिया तो हंसकर कहने लगे, इस लड़की को मैं पढ़ाता था, जान छुड़ाकर बंबई भाग आया हूं, अब भी पीछे पड़ी है। फिर जब हमें मिलते 2 बरस हो गए, मेरे घर वालों ने कहा कि रिश्ता किसी सुस्थिर नींव पर होना चाहिए, तो लंबी छुट्टी लेकर दिल्ली भाग गए, नौटियाल के पास। और जब मैं दिल्ली पहुंची तो नौटियाल ने मुझे बताया कि वो तृप्ति से प्यार करते हैं। तब पहली बार कुछ माने। मैंने कहा, तो मैं जाऊं? बोले, मैं तय नहीं कर पा रहा मोना, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन भाई साहब, जब ये बंबई वापस आने लगे तो एक रात आपसे बात करने के लिए यहां उतर गए। जाने आपने क्या मंत्र फूका कि बंबई पहुंचते इन्होंने मुझे बाहों में भर लिया और बोले, चलो मोना, इतवार को शादी कर लें। भाई साहब, उसी वक्त निमंत्रण पत्र तैयार किया, जाकर छपवाया, सब मित्रों को भेजा और 5वें दिन हमारी शादी भी हो गई। तो फिर तृप्ति कैसे आ गई इतने वर्षों बाद? आप ही उनसे पूछकर मुझे बताइए भाई साहब। आजकल तृप्ति यहीं आई हुई है, दिन दिन भर उसे घुमाते फिरते हैं। मैंने हल्की सी शिकायत की तो बोले, अब मेरी पुरानी मित्र है, इतना भी शिष्टाचार न बरतूं। वो ना आए तो कभी नहीं बुलाऊंगा, पत्र न लिखे तो क्या हवा में जवाब दूंगा? मैं पत्र नहीं लिखता, वो लिखती है। तुम उसे समझा दो कि मुझे पत्र न लिखे। मेरे सामने कहे ना ऐसी बात। दास भाई साहब, आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, क्या आप तृप्ति को नहीं समझा सकते कि मेरी जिंदगी तबाह न करे? मुना, मैं तृप्ति से कभी मिला नहीं, और फिर ऐसे में प्रवचनों का हमेशा उल्टा असर होता है। लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं हेम से बात करूंगा। लेकिन एक शर्त है कि ये सब जाने वाले उतारो, ठीक से खाओ पियो, अरे मन करे न करे ठीक से रहो, जिंदगी को कुछ व्यवस्थित करो। तुम हेम के बराबर पढ़ी हो, बराबर का वेतन पाती हो, अरे तुम चाहो तो हेम जैसे 4 को कमा कर खिला सकती हो, क्यों नहीं मान के साथ जीती। समझ लो ये संबंध नहीं चलेगा और फिर जीना शुरू करो। स्थिति सुधर गई तो अच्छा, न सुधरी तो उसके लिए भी तैयार रहो। दास भाई साहब, हेम के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। नहीं जी सकती तो उसे साधो। समझ लो उसे साधने में अपने आप को और अपने घर को व्यवस्थित करना पहला कदम है। वरना औरत प्यार के दुख में अपनी या अपने घर की शक्ल बिगाड़ ले तो पुरुष के मन में दया या वितृष्णा तो पैदा कर सकती है, प्यार नहीं। प्रोफेसर साहब, मुझे मोना का भी पत्र मिल गया था और हेमिन का भी। जो अफवाह कनाडा में आप तक पहुंच गई वो दिल्ली कैसे ना पहुंचती। मैंने हेम को पत्र लिखकर पूछा था, मोना को भी लिखा था। उत्तर में दोनों ने मुझे दिन के दिन यहां आने के लिए कहा, सो मैं चला आया। हाँ, नौटियाल ये बताओ कि हेमिन के इरादे क्या है? इरादे तो उसके यही हैं कि तृप्ति से भी शादी रचा ले और मोना को भी ना छोड़े, और अगर 2-4 ऐसी और भावुक मूर्खाएं उसे मिल जाएं तो उनका भी हार पिरोकर अपने गले में डाल ले। मजाक की बात नहीं है नौटियाल, तुमने उससे बात की होगी, तृप्ति से भी मिले होगे। हेमेन को हाथ से गंवाने के बाद ही तृप्ति को उसकी कद्र मालूम हुई है। मोना से उसे ईर्ष्या भी है और विद्वेष भी। जैसे भी हो, अब वो मोना को ध्वस्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे हेमेन के साथ बिना कानूनी शादी किए ही क्यों ना रहना पड़े। और हेमन? अगर मोना शोर शराबा ना मचाए, कॉलेज में उसकी नौकरी पर आंच ना आए तो वो भी तैयार है। नौटियाल, ये छोटा शहर है, दिल्ली से महानगर नहीं। इस तरह खुले हम दूसरी स्त्री रखने वाला यहाँ शांति से अध्यापकी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने हट में हेम नौकरी की परवाह ना करे और तृप्ति के साथ लखनऊ चला जाए। मोना का घर तो हर हालत में टूट जाएगा।
मेरा ख्याल था हेम मुझसे मिलेगा तो मैं उससे बात करूंगा। जब मैं कुछ दिन पहले उसके यहाँ गया था तो आते समय मोना ने कहा था कि वो हेमंत से कहेगी कि मुझसे मिल ले, लेकिन वो आया नहीं। मोना के साहस की मैं दाद देता हूं प्रोफेसर साहब। उसका पत्र पढ़कर तो मैं डर गया था कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इतनी निराशा भरी थी उस पत्र में। लेकिन कल मैं उससे मिला तो दंग रह गया। दिल में उसके जो भी बवंडर मच रहे हों, चेहरे पर उनका कोई आभास न था। हमेशा की तरह हंसती हुई मिली। ड्राइंग रूम इतना साफ सुथरा सजा बजा कि लगा ही नहीं कि वहां के रहने वाले किसी भयंकर तूफान से गुजर रहे हैं। हाँ, मैं खुश हूं नौटियाल, मैं खुश हूं कि मोना ने इस विपत्ति से जूझने का फैसला किया है। हेमंत उसे तलाक दे या वैसे ही संबंध विच्छेद कर ले, मोना हौसला नहीं छोड़ेगी तो इस मुसीबत से पार पा जाएगी। आप अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं प्रोफेसर साहब। हो सके तो किसी तरह तृप्ति को इन दोनों के बीच से निकाल दें, वरना हेमेन जैसा कमजोर आदमी किसी दिन भी गुंजलक में फंस सकता है। मोना लाएगी हेम को आपके पास। उसे ना समझाइए, तृप्ति को समझाइए। लीजिए भाई साहब, मैं इन्हें ले आई हूँ। आओ बैठो हेम। जी। अब आप ही इनसे पूछिए इन्हें मुझसे क्या शिकायत है और क्यों ये तृप्ति को इतनी लिफ्ट दे रहे हैं। मैं कहाँ लिफ्ट दे रहा हूँ? और लिफ्ट कैसे दी जाती है? जब से वो आई है दिन भर आपकी शक्ल नहीं दिखाई देती। आज उसे भेड़ाघाट की सैर करा रहे हैं, कल मदल महल की पहाड़ियों और किला दिखाने ले जा रहे हैं, कभी पिक्चर का प्रोग्राम, कभी शॉपिंग का। तुमसे हर बार साथ चलने को कहा, अब तुम साथ न चलो तो। मैं बीच में क्यों बाधा बनूं? देखिए भाई साहब, ये जानती हैं कि मेरा और तृप्ति का 10-12 वर्षों का संबंध है। अब लेकिन तो मैं जान गई हूँ कि 10-12 वर्ष ही क्या, आपका उसका जन्म जन्मांतर का संबंध है। सुन लीजिए, अगर मुझे ये पता होता कि आप उसे इस हद तक प्यार करते हैं तो मैं चुपचाप आपके रास्ते से हट जाती। आप भाई साहब इसे समझाइए। इंटर में थी तृप्ति जब मैं उसे पढ़ाता था। वो पढ़ने की बजाय मुझे चाहने लगी। पहले तो मैंने उसे किशोर वय का रोग समझा और सीरियसली नहीं लिया, लेकिन लखनऊ से मेरे आने के बाद भी वो लगातार पीछे पड़ी रही। मैंने मोना से शादी कर ली और लाख चाहा कि तृप्ति भी कहीं और शादी कर ले और मेरा ख्याल छोड़ दे, लेकिन ना उसने शादी की ना मेरा ख्याल छोड़ा। अब ऐसे में आप ही कहिए मैं क्या करूं? अपने ही घर में कैसे उसका अपमान कर दूं? अब वो रत्नलाल गुप्त है ना, मोना को चाहते थे। एक बार वो इससे मिलने चले आए। पूछ लीजिए इससे कि मैंने क्या कहा था कि जाओ इन्हें शहर घुमा लाओ, भेड़ा घाट दिखा लाओ। इसीलिए ना कि आपको भी सुविधा हो जाती कि तृप्ति के साथ गुलछर्रे उड़ाए। मैं ऐसी दोहरी जिंदगी नहीं जीती, ना ऐसा दोहरा प्यार ही कर सकती हूँ। अब तुम अपने आप को जड़ परंपराओं और रूढ़ियों के घेरे में बंद रखना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई साहब, एक नारी रत्न की समझ में यह बात नहीं आ सकती। ये भले ही अपने चाहने वाले का अपमान कर दे, मैं नहीं कर सकता। हाँ, अब ये और बात है कि तृप्ति खुद पत्र लिखना बंद कर दे या मिलना छोड़ दे। तब क्या तुम्हें बुरा न लगेगा हेमंत? क्यों? मुझे क्यों बुरा लगेगा? अच्छा, तो तुम उसे मुझसे मिलवा दो और कुछ देर एकांत में बात करने दो, वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। ठीक है, मैं उसे आपसे मिला दूंगा। मोना जी। तुम जरा अंदर अपनी भाभी के पास बैठो, मैं हेमंत से बात करूंगा। जी बहुत अच्छा। देखो हेम जी, तुम मेरे शिष्य भी हो और मित्र भी। पहले ये बताओ कि मोना से तुम्हें शिकायत क्या है? भाई साहब, मोना इज वेरी पोजेसिव। उसने अपने आप को एक घेरे में बंद कर रखा है और मुझे भी उसी घेरे में बंद करना चाहती है। वो मेरे तन पर ही नहीं, मन पर भी अधिकार पाना चाहती है। मैं तो घुट गया हूं उन घेरों के अंदर भाई साहब। हेमेन, औरतें ही नहीं मर्द भी अधिकार लोलुप होते हैं। दे आर ऑल्सो पॉजेसिव। पत्नी पर पुरुष की तरफ जरा प्यार या प्रशंसा भरी नजर डाले तो पुरुष के दिल पर क्या गुजरती है, इसे शायद तुम नहीं जानते। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें प्रेम करने वाली मोना जैसी पत्नी मिली है। ये भी क्या सौभाग्य है कि घर में मेरी कोई प्राइवेसी ना हो। तृप्ति के पत्र को लेकर उसने मुझे इतना परेशान किया है, इतने ताने दिए हैं कि मैंने दराजों को ताले लगाने शुरू कर दिए हैं। ये उसकी गलती है। ये ठीक है कि उसने अपना थीसिस लिख लिया है और मैं नहीं लिख सका, लेकिन शुरू से आखिर तक उसके थीसिस पर मैंने कितनी मेहनत की है, क्या वो भूल गई? मैं अगर अपना थीसिस पूरा नहीं कर सका तो इसमें क्या उसका कोई दोष नहीं? मैं जब घर में रहता हूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई कोना मेरा अपना कोना है, कोई क्षण मेरा अपना क्षण है।
वो घर की हर जगह को हर वक्त घेरे रहती है। मैं जब लिखता हूं और नौकरानी भी कमरे से गुजर जाए भाई साहब तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, लेकिन वो खाना पकाती और घर के सारे काम काज करती, लिख सकती है, मैं नहीं लिख सकता। हेमन, वो अल्हड़ लड़की है और तुम्हें चाहती है। अल्लड़ नहीं, वो मुंह फट भी है। क्या कहनी है क्या अनकहनी, बोलते वक्त इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। हार कर अपना थीसिस पूरा करने के लिए मैंने अलग कमरा लेने की सोची, तब यारों ने उड़ा दिया कि मैं तृप्ति के साथ वहां रहना चाहता हूं और मोना ने खाना पीना छोड़ दिया। तो वो अफवाह थी? बिल्कुल। तृप्ति अब भी मुझे चाहती है, मानता हूं, पत्र लिखती है, मिलने आती है, पर मैं तो कभी लखनऊ नहीं गया। लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलूंगा भाई साहब, मुझे कभी कभी ये ख्याल जरूर आता है कि तृप्ति उतनी पॉजेसिव नहीं है, उसके साथ मैं एकांत पा सकता हूं। देखो हेम, औरत मर्द के सही गुण दोषों का पता असल में शादी के बाद ही चलता है। क्या गारंटी है कि तब तृप्ति में कोई दूसरे दोष नहीं दिखाई देंगे? हैं? ये आप ठीक कहते हैं। मैं मोना को समझा दूंगा। वो ऐसी मूर्ख लड़की नहीं कि छोटी छोटी बातों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। हां, उसे तुम्हारे प्यार का विश्वास होना चाहिए, फिर वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा हेमन, अब सच सच बताओ कि वाकई तुम चाहते हो कि तृप्ति तुम्हें छोड़ जाए? मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच्ची बात यह है भाई साहब कि वो मुझे किसी तरह भी छोड़ने को तैयार नहीं। मैंने उसे लाख कहा कि वो शादी कर ले और मेरा ख्याल छोड़ दे, लेकिन वो तो जैसे पागल हो गई है। पिछले साल मैं डलहौजी गया हुआ था। खजियार की मैंने बहुत तारीफ सुन रखी थी, सो मैंने 5-7 दिन वहां काटने का फैसला कर लिया। दूसरे ही दिन की बात है, दोपहर की मीठी मीठी धूप में खजियार झील के किनारे आराम कुर्सी डाले बैठा था कि क्या देखता हूं, घोड़े पर सवार तृप्ति चली आ रही। जाने जबलपुर और डलहौजी कहां से पूछती हुई वो खजियार आ पहुंची थी। अब बताइए भाई साहब, ऐसी औरत से कैसे छुटकारा हो? हाँ, और तुम कहते हो कि वो पॉजेसिव नहीं होगी। रही छुटकारे की बात, तो जाओ उसे बुला लाओ। मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। ये सच है प्रोफेसर साहब, 12 वर्षों से मैं हेम को प्यार करती हूँ। तो फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की तृप्ति? क्यों उसे मोना के चक्कर में फंसने दिया? अब फंस भी गया था तो उसका उद्धार क्यों नहीं किया? मैं तो बहुत बार शादी के लिए जोर देती थी, लेकिन उन दिनों हेम के आदर्श सार्त्र मोहते थे। ये कहते थे विवाह प्यार के लिए घातक होता है। शादी के बिना जिस कृत्य को समाज पाप समझता है, शादी के बाद उसकी इजाजत दे देता है। ये सोशलाइज्ड सिन है, समाज सम्मत पाप। और हेम कहते थे हम शादी नहीं करेंगे, सार्त्र और मदाम दाबुआ की तरह इकट्ठे रहेंगे। अरे हेम तो पुराना चुगद है, भूल जाता है कि वो हेम है, सार्त्र नहीं। और ये पुण्य भूमि भारत है, फ्रांस नहीं। तो अब क्या वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, या बिना शादी किए तुम उसके साथ रहने को तैयार हो गई हो? हेम कहते हैं वे मोना से तलाक ले लेंगे। हाँ, तलाक में कठिनाई नहीं, वो मिल भी सकता है। लेकिन इससे पहले कि हेम तलाक ले या तुम उसके साथ शादी करने या बिना शादी किए रहने का फैसला करो, मैं 2 एक जरूरी सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं। पूछिए। देखो तृप्ति, तुम जानती हो हेम की एक बच्ची भी है और उस पर तलाक का बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बच्ची का ख्याल ना होता तो हम कब के शादी कर लेते। हेम चाहते थे बच्ची कुछ बड़ी हो जाए। जब हेम मोना के साथ वैवाहिक जीवन के 4-5 वर्ष बिताने के बाद भी तुम्हारा साथ चाहता है, तो जाहिर है मोना के लिए उसके दिल में जो प्यार था वो मंद हो गया है। लेकिन संबंध विच्छेद के लिए महज प्यार की किंचित कमी ही काफी नहीं, उसके लिए कहीं ज्यादा कठोर और क्रूर भावना की जरूरत है। क्या मोना के प्रति उसके मन में घोर वितृष्णा पैदा हो गई है? क्या वो मोना से घृणा करने लगा है? देखो, ये प्रश्न तलाक के सिलसिले में बहुत जरूरी है। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो तृप्ति, अगर 2 जनों में नफरत की दीवार खड़ी हो जाए तो पसंद से या प्यार से
घर या बाहर के दबाव से संपन्न होने वाली शादी को निभाना मैं जरूरी नहीं समझता। इस मामले को तुम भावना की आंखों से नहीं, यथार्थ की आंखों से देखो। अगर तुम समझती हो कि मोना के लिए हेम के दिल में घृणा और वितृष्णा पैदा हो गई है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं मोना से उसे तलाक दिलवा दूंगा, और इस शहर में मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो हेम की पत्नी के रूप में तुम्हारा स्वागत करेगा। मैं नहीं समझती कि वे मोना से घृणा करते हैं। देखो तृप्ति, मोना की तरह तुम भी मेरी छोटी बहन या बेटी के बराबर हो। एक बात समझ लो, जब दो व्यक्ति प्यार करते हैं तो हमेशा अपना अच्छा पक्ष ही एक दूसरे के सामने रखते हैं। जिंदगी भर की कोर्टशिप भी एक दूसरे को पूरी तरह समझने के लिए काफी नहीं होती। ये तो शादी के बाद ही संभव होता है कि एक दूसरे की खामियां पति पत्नी के सामने उजागर होती हैं और उनके साथ एडजस्ट करने की जरूरत पेश आती है। तुम दोनों के साथ कई वर्ष तक हेम का अफेयर चलता रहा है। आखिर जब चुनाव की बात आई और उसने मोना को चुना, तब जरूर ही तुम्हारी अपेक्षा मोना में उसे कुछ ज्यादा खूबियां दिखाई दी होंगी। लेकिन प्रकट है कि शादी के बाद मोना की खामियां भी उसके सामने आई। तब उसे तुम्हारे गुणों की याद आई। तुम लोगों का टूटा हुआ तार फिर जुड़ गया। तृप्ति, मैं तुमसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उस स्थिति में जब वो मोना से नफरत नहीं करता, कहीं ऐसा तो ना हो कि 2 साल बाद उसे मोना की यानी उसके कुछ ऐसे गुणों की याद आने लगे जो तुमसे भिन्न हैं। वो मोना से फिर संबंध बना ले और तब जैसे वो तुम्हारे साथ खजियार में 4 दिन रहा, मोना के साथ किसी दूसरे रमणी के स्थान पर 4 दिन काटे। ऐसे में तुम कैसा महसूस करोगी? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। हाँ, सोचना चाहिए। हाँ, तुम एक गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर हो, लड़कियों की जिंदगियां तुम्हारे हाथ में हैं और अपने उदाहरण से तुम उन्हें बना बिगाड़ सकती हो। तुम्हारे आचरण का तुम्हारी छात्राओं पर, तुम्हारे सहयोगियों पर, तुम्हारे मित्र परिचितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तुम्हें सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि कभी तुम अपने आप को मोना की स्थिति में पाओ तो कैसा फील करोगी? मोना से मेरी जो बातें हुई हैं और आपने जो भी कहा है, उससे तो मुझे लगा कि आप लोग शायद समझते हैं कि हेम मेरे लिए उतना फील नहीं करते जितना मैं उन्हें चाहती हूँ, जबकि बात ऐसी नहीं है। जब उन्होंने मोना से बाकायदा शादी कर ली और ऊपर से मुझे निमंत्रण भी दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने केवल बधाई भेज दी थी और फिर उसे कोई पत्र नहीं लिखा था। तब शादी के 8-10 महीने बाद रचना के जन्म से कुछ पहले उनका पत्र आया कि मोना को चुनने में उन्होंने बहुत गलती की और उसके कारण उनका लिखना पढ़ना सब धरा रह जाएगा। मैंने तब भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर एक पत्र आया, मैं फिर भी चुप रही। तब रचना के जन्म के बाद वे लखनऊ पहुंचे। मैं जानती हूं मोना से उन्होंने कहा है, मैं ही उनके पीछे पड़ी हूं। पुरुषों के अहम को इससे थोड़ा संतोष मिलता है। फिर मोना को वो अपने दिल की कैफियत बताना भी नहीं चाहते। उन्होंने मुझसे सब कुछ स्वीकार किया है और चाहा है कि मैं उनकी बिगड़ी जिंदगी बना दूं और मेरा साथ पाए बिना उन्हें चैन नहीं आएगा। मोना से शादी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने आप पर डाल दी है। अब भी यहां आने से पहले उन्होंने मुझे बहुत ब्रीफ किया है। मैं तय करके आई थी कि मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, लेकिन आपने स्थिति के जिस पक्ष से बात की है, मैंने उस पर कभी विचार नहीं किया था। देखो तृप्ति, तुम्हारा और हेमन का इतने वर्षों का साथ है, इतना तो तुमने भी देखा होगा कि हेम बड़े प्यारे झूठ बोलता है। हाँ, वे परले सिरे के झूठे हैं। हाँ, तो बस तुम खुद सोचो और तय करो। मैंने तय कर लिया है, मैं इसी वक्त चली जाऊंगी। अभी गाड़ी में 1 घंटा है, मैं गाड़ी पकड़ लूंगी। अरे सुनो 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 सुनो, इस तरह रूठ कर चुपचाप जाने का मतलब होगा कि हेम भागा भागा तुम्हें मनाने लखनऊ जाए। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं। अगर तुमने मेरी बातों पर ठंडे दिल से गौर किया है तो उससे मिलकर और साफ कहकर जाओ कि वो तुम्हारा ख्याल छोड़ दे। देखो तृप्ति, मैं बहुत स्पष्टवादी हूं। मैं मानता हूं कि मोना और रचना बर्बाद ना हो, यही मेरी पहली चिंता है। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तुम भी मोना जैसी ही लगी हो। मैं नहीं चाहता कि महज क्षणिक आवेग में तुम बिना सोचे समझे कुएं में जा गिरो।
इसलिए मैंने सारी स्थिति तुम्हारे सामने रख दी है। अगर मेरी बात तुम्हारे मन लगी है तो बड़े धैर्य और गंभीरता से हेम से बात करके जाओ। ऐसे रिश्तों को बेदर्दी से काटना पड़ता है, तभी जिंदगियां बनती हैं। मैं आपका आभार मानती हूं कि आपने पूरी स्थिति मेरे सामने रख दी है। आप चिंता न करें, मैं हेम से साफ साफ कहकर ही जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी उखड़ी हुई जिंदगी का कुछ बना सकूं। मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। आप तृप्ति को रोकिए भाई साहब। आप उससे कहिए वो हेम के साथ रहे, मैं ही उनके जीवन से निकल जाऊंगी। अरे कैसी बेवकूफी की बातें करती हो मोना। अभी कुछ मिनट पहले बरामदे में मुझे तृप्ति मिली थी। उसने कहा, मोना, मैं हमेशा के लिए हेम की जिंदगी से जा रही हूं। तुम खुश रहो और अपने पति को हाथ में रखो। नहीं रखोगी तो तृप्ति न सही कोई दूसरी आ जाएगी। वो ठीक कहती है। वो शायद यहीं से स्टेशन जाना चाहती है और हेम उसे रोक रहे हैं। मैं समझती थी वो इनके पीछे पड़ी है, हेम का कोई दोष नहीं। पर तृप्ति ने मुझे जो कुछ बताया है उससे हेम पर से मेरा विश्वास उठ गया है। ये मुझसे सदा झूठ बोलते रहे। ये न मुझे पूरी तरह छोड़ना चाहते हैं, न तृप्ति को पूरी तरह अपनाना। He wants to have the best of both the worlds। और इस झगड़े में बेचारी मेरी बच्ची याद ना पा रही है। जिससे हम आप आए थे ना भाई साहब, बनारस से बहन का पत्र आया था कि वहाँ एक गर्ल्स कॉलेज में मुझे नौकरी मिल सकती है। मैंने दूसरे ही दिन आवेदन पत्र भेज दिया था। अभी मेरा भांजा बनारस से मुझे लेने आया है। परसों इंटरव्यू है। मैं आज ही चली जाऊंगी। हेम तृप्ति के साथ रहें या न रहें, मैं अलग ही रहूंगी। अरे रुको रुको, मेल ट्रेन न छोड़ो। मैं आपके पांव पड़ती हूँ भाई साहब, मुझे न रोकिए। आपने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं उसका एहसान जीवन भर नहीं चुका सकती। लेकिन अब मैं हेम के साथ ऐसी जिंदगी बसर नहीं करूंगी जिसमें किसी दूसरी औरत की तलवार मेरे सिर पे हमेशा लटकती रहे। मैं न ठीक से सो सकूं, न जाग सकूं, न खा सकूं, न पी सकूं, हमेशा भयाक्रांत रहूं। तुम जो ठीक समझती हो वही करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अक्लमंद बिगड़ी बना लेते हैं, रूठे को मना लेते हैं। ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचना बुद्धिमानी नहीं जिसे पार ही न किया जा सके। लेकिन भाई साहब, बिगड़ी को बनाना और रूठों को मनाना क्या सिर्फ औरतों का ही फर्ज है? मर्दों की इसमें हेठी होती है क्या? मैं हेम की प्रतीक्षा करूंगी, लेकिन मेरे टूटे हुए विश्वास को फिर जोड़ें, इतना तो उन्हें करना ही होगा। लक्ष्मण रेखा। अभी आप श्री उपेंद्र नाथ अश्क का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। प्रोफेसर दास श्री नंदलाल शर्मा, हेमेंद्र श्री श्याम अरोड़ा, नौटियाल श्री राम गोपाल, तृप्ति श्रीमती सुनीति कोहली और मोना श्रीमती वीना होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।